खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। 9 मई में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के किरदार के हवाले से बेशुमार नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ नए लोग पकड़े गए हैं और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इदारों में भी शायद जो है वो कोई सबूत मिले तो उनको भी शायद पकड़ा जाए। गिरफ्तारियों का अमल फ़ौज के अलावा दीगर इदारों तक भी जाएगा बताया गया है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से IT सेक्टर को अरबों का नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ख़ास तौर पर IT में हम बहुत पीछे रह गए हैं इस रीजन में। तो ये क्या सिलसिला है और क्या होता रहेगा। और फिर एहसन इकबाल साहब ने हमें खुशखबरी दी है कि 3 साल तक बिलों से आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी की तकरीब से खिताब फरमा रहे थे जी। मेरे साथ मौजूद हैं मियां शाहिद साहब, ब्यूरो चीफ हमारे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में, मगर आज हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया जनाब। जनरल साहब, आज 2 इशूज़ हैं। एक तो आलमी इशू है, उसमें मैं बाद में आऊँगा कि क्या खदशात का इज़हार कर रहे हैं जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, लेकिन पहले इसी इशू पे आते हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में था, तो पहले तो जनरल साहब एक लीगल इशू है जिस पे हमें बताइएगा कि इफ़ समवन इज़ कन्विक्टेड इन अ कोर्ट मार्शल, तो ये उसकी आखिरी सुनवाई जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक होती है या इसके अलावा भी कोई रेमेडी है उनके पास। एक तो ये क्लैरिटी हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं दीगर इसकी कोई क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगी या नहीं होंगी। जनरल साहब, देखिए, डिपेंड करता है कि कोर्ट मार्शल है किस किस्म का। कुछ समरी डिस्पोजल होते हैं जिनका चीफ आर्मी स्टाफ तक ही सुनवाई होती है और उसके इन्होंने अपने मुख्तलिफ जोन में अपने जो सबॉर्डिनेट्स हम कर किए होते हैं वो सब अपील सुनते हैं, उनके मुताबिक वो फैसला होता है, जिसमें जो हमारे एडवोकेट जनरल की ब्रांच है, जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच, वो भी इसमें शामिल होती है। तो उसके फैसले होते हैं। जो अगर कोई सीरियस मसले होते हैं जिसमें ज़्यादा बड़े कोर्ट मार्शल की बात करें, फिर जनरल कोर्ट मार्शल है या डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें फिर ये कि जो डेटा से भी हुई है, 1-2 दफ़ा कोर्ट में गए हैं लोग और कोर्ट ने इसको एंटरटेन किया है, तो मेरा ख्याल है उसके बाद भी उसकी सुनवाई की वो होगी। जिस तरीके से अगर आपने देखा हो कि वो जब प्रोहिबिशन यादेव का मसला बना था, फिर हमारी असम्बली ने खास कानून पास किया था जिसमें उसको अपील की इजाज़त थी कोर्ट मार्शल के बाद भी। तो मेरा ख्याल है कि इजाज़त होगी उनको भी कोर्ट मार्शल। अच्छा चले, ये तो बात की बात है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं अभी बैठा था तो किसी ने मुझे कहा कि नहीं शायद मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा जनरल साहब, इसमें अभी जो तफ्तीश का दायरा वसी हो रहा है, आप इसकी क्या समझते हैं कि इसे तथहीर के अमल से ताबीर किया जा रहा है कि तथहीर होनी चाहिए? मियां शाहिद साहब ने हमें इस पर बड़ी डिटेल स्टोरी भी दी थी, उनसे भी पूछेंगे और वो भी आपसे सवाल करते रहेंगे। तो क्या इसे हम तथहीर कहें? ये दायरा कितना वसी हो सकता है, आप क्या समझते हैं? और इसके क्या पॉजिटिव इम्पेक्ट जो है हमारी जो यानी है सिलसिला उस पर फ़ौज में क्या हो सकता है, इसके इम्प्लीकेशंस? देखिए, एक तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये कि फ़ौज पाकिस्तान जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से तख्ता मश्क रही हैं, मुख्तलिफ लोग निशाना बनाते रहे हैं, उन्हें वाज़ेह कर दिया है कि डिसिप्लिन की या किसी और किस्म की जो क़वानीन की खिलाफ वर्जी है फ़ौज के अंदर, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और फ़ौज अपना मुहासबा करती रहती है, करती रहेगी और इंशाअल्लाह होता रहेगा। ये एक ऐसा अमल है जो एक मुसलसल अमल है, जारी रहता है हर दौरान। और अब ये सीनियर मोस्ट रैंक्स को आप देख रही है कि गुज़श्ता कुछ अर्से से गिरफ्तार होना शुरू हुए हैं, सज़ा होना शुरू हुई हैं। तो ये भी बड़ा वाज़ेह है कि फ़ौज पाकिस्तान पर इस किस्म की उंगलियां उठाना शायद अब बंद होनी चाहिए। दूसरा, बहुत मैं ये सोशल मीडिया पहले देखता रहा हूँ कि अफवाज को ये हो जाएगा, अफवाज खुदा न खास्ता। आपको ये भी इससे अंदाज़ा होगा कि इतनी बड़ी और इतनी मजबूत इंस्टीट्यूशन है अल्लाह के फज़ल करम से, इस किस्म के वाक़यात से जो शायद आम तौर पर जो मैं देख रहा हूँ लोगों को जहन में यह है कि शायद फ़ौज को खुदा न खास्ता ये मुल्क को नुकसान पहुँचने का, ऐसे कुछ नहीं होगा। फ़ौज इससे बहुत ज़्यादा मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे से बाहर निकल आएगी। तीसरा और बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ जनरल साहब, अभी जो गिरफ्तारी हुई है जनरल फैज़ की, उस हवाले से जो उंगलियां उठ रही हैं दूसरी तरफ, वो ये हैं कि जो कुछ भी किया वो जनरल बाजवा ने किया और वज़ीर दिफा कह रहे हैं, और इसके बाद बानी PTI भी कह रहे हैं, और आज वज़ीर इत्तलात ने भी ये बातें की हैं। तो क्या जो कुछ अगर किया तो जनरल बाजवा के हुक्म पर उन्होंने किया, तो क्या ये बड़ी गिरफ्तारी इसके बाद हो सकती है और क्या ये गिरफ्तारी होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, अगर जो एक आपने सिलसिला शुरू किया है किसी एक ख़ास शिकायत पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, उसके सबूत मिले हैं,
तो फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है रिगार्डलेस ऑफ हिज रैंक और पोजीशन, वो तो उसमें घेरे में आएगा। इसमें अब देखिए कि लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर मोस्ट रैंक है, और फिर जनरल फैज साहब ने बहुत अरसा बड़ी शानदार खिदमत अंजाम दी हैं, जो DGC फिर उसके बाद DI रहे हैं। वो अगर इस लेवल पे लोग को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर और भी कोई शख्सियत गिरफ्तार हो सकती है, अगर इसका कोई सबूत मिले वाज़ेह तौर पे, और इस किस्म की जो बातचीत हो रही है वो सामने आए, तो वो अगर वो होता है तो वो भी आप देख लीजिएगा हो जाएगा फिर उसमें भी। तो उससे देखिए हमें इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मैं जो बात ये कर रहा हूँ, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चीज़ सीखने की या समझने की ज़रूरत है, अगर फ़ौज इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो फिर ये बाकी जो इदारे हैं जहाँ पे सब कुछ होता रहता है, दास्तानों की दास्तानें सुनते रहते हैं, जो हमारे जो मोहतरम पार्लियामेंट है, जो हमारे जो सियासी लीडरशिप है, जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उंगले पूरे उठते रहते हैं, तो उसके बावजूद भी वो आज़ाद फिरते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बाकी सब इदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल तो एक आईना है, जिसमें देखने की ज़रूरत है, और ऐसे तमाम लोगों अफराद को गिरफ्त में आने की ज़रूरत है। जनरल साहब, आज वज़ीर इत्तलात कह रहे थे कि मजीद भी गिरफ्तारियां होंगी, ज़रूरी नहीं कि वो फौज से हों, दूसरे महकमों से भी, और दूसरी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि सियासतदानों की जानिब ये इशारा है, और जो बाकी सिविलियंस हैं उनके बारे में इशारा है, क्योंकि जो करप्शन, अगर वहां पर इल्जामात लगे हैं तो करप्शन का बाजार तो इधर भी बहुत बड़ा गर्म है और गर्म रहा है। तो ये तत्हीर का अमल जो है वो दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर जी आना चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो बदकिस्मती होगी, क्योंकि फौज पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसकी तकलीद बहुत ज़रूरी है। फौज पाकिस्तान ने तो अपने आप को अपने देन जिस तरीके से कर सकते थे किया उन्होंने। तो मैंने पहली भी अर्ज़ की थी कि इस वक्त आर्मी लीडरशिप ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और इतना छोटा कदम नहीं है जिससे, लेकिन ज़रूरी था, उठाया है, और इससे इदारा मजबूत होकर निकलेगा। बाकी सबको भी ये बात समझने की ज़रूरत है, और अगर है तो क्यों नहीं, वाई नॉट। मुझे बताइए, पाकिस्तान ज़्यादा अहम है कि कोई एक शख्सियत जो सियासी शख्सियत है या और कोई शख्सियत वो ज़्यादा अहम है? मेरे लिए पाकिस्तान के लिए अगर सर इस वक्त की जो तहकीकात हैं, अब तक की जो तहकीकात हैं, जो सामने आया है वो ये आया है कि एक मखसूस सियासी जमात जो है उनके साथ रवाब्ते में थे जनरल फैज़, और उनसे जो उनकी डांडे हैं वो मिलते हैं बैरून मुल्क। रऊफ हसन के बारे में भी आया कि वो रऊफ हसन जो थे वो बैरून मुल्क जो उनके साथ लिंक थे, और वो लिंक्स जो हैं वो आके जनरल फैज़ से मिलते हैं, जनरल फैज़ से लिंक जो हैं वो जनरल बाजवा से मिलते हैं। तो ये बैरून मुल्क जो मुल्क दुश्मनी होती रही या हो रही थी, जो ये पकड़ा गया पूरा नेक्सस, तो आप ये समझते हैं कि अब ये नेक्सस जो है ये मुकम्मल तौर पे इसकी जो है वो तत्हीर होनी चाहिए, इसको मुकम्मल तौर पे वॉश आउट होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जरा सा भी, मैं कह रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं ना, किसी ने पाकिस्तान को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया है उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और है, होना चाहिए इस चीज़ को। अगर ये हम करना शुरू कर देंगे तो अब देखिएगा कि पाकिस्तान के अवाम का भी जो एतमाद बहाल होगा, हर तरफ पाकिस्तान पे भी लोगों का एतमाद बहाल होगा, पूरी दुनिया का, और पाकिस्तान। अच्छा जनरल साहब, मैं एक और दो तीन एक मैं थोड़ी सी इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक्टिव रहे हैं इस हवाले से, उनकी बहुत सी स्टेटमेंट, उनका जो इलेक्शन उनका जब मैं हार रहा था या मेरे साथ कुछ हो रहा था तो मैंने रब्ता किया उस वक्त के चीफ आवामी स्टाफ से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जो उनको एक्सटेंशन मिली थी उसके जवाब में मियाँ साहब जो है वो बाहर गए थे। इस तरह की बातें आती रही हैं। मैं एक उनका आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। तो ये तो फिर अगर ये दरवाज़ा खुला है तो मैं आपसे एग्री भी करता हूँ कि फिर ये तो फिर ताकि आइंदा आने के लिए ये लोगों के लिए शायद, मैंने यानी ये एक तो सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन ये कहना, और इवन मोहम्मद जुबैर साहब का ये कहना कि जनाब मीटिंग हुई थी उनकी जनरल साहब की उधर, तो क्या अगर ये लोग नेट में नहीं आते तो फिर यानी इस प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं जनरल साहब? देखिए, प्रोसेस अधूरा रहेगा, और जिस तरह अगर आपकी बड़ी फेमस मैं बात समझता हूँ कि जब कहा था इनकलाब अधूरा, इनकलाब लाने वालों के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसको प्रोसेस को तो कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जिस लेवल पर भी इन्वॉल्व है, उसको इस नेट में आना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। इसमें जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको भी पूरी मुआवनत करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके मुआवनत के बगैर ये अमल शायद अधूरा रह जाए या इसको वो इफेक्ट ना हो जिसका चाहते हैं हम लोग सारे। अच्छा जनरल साहब, मैं अब एक और भी आलमी सतह पे भी मैं आपसे चाहूँगा कि लेकिन इससे पहले इस पे हम बात करते हैं
जल साहब, एक तो आपने ये कहा कि इन पर्टिकुलर केसेस इससे पहले जो है जाहिर है कोई हर रेमेडी एग्जॉस्ट करनी चाहिए, बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। तो जब ये मुझे बताइए कि जब ये कोर्ट मार्शल होगा तो क्या इनकी मर्जी का वकील भी वहाँ पेश होगा? जो एक्यूज्ड हैं कोर्ट मार्शल में, क्या प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, मैंने कहा था डिपेंड करता है। अगर तो लोअर लेवल का कोर्ट मार्शल है उसमें वकील होता है, लेकिन वो फौज के अंदर से ही होता है। इस लेवल पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे उनको अपना वकील हायर करने की इजाज़त होगी, वो अपने आर्गूमेंट देंगे, पूरा केस होगा। तो पूरा प्रोसेस है कि अदालती निज़ाम है फौज के अंदर, जो आईन पाकिस्तान से जिस तरीके से फौज को इजाज़त मिली है उसके मुताबिक काम करता है और 24 घंटे चलता रहता है ये आईनी अमल। अच्छा, अब वो ये तो देखें जल साहब, एक निज़ाम है और यानी बड़ा इंज़बाती मुनज़्ज़म निज़ाम है। आप खुद जर्नैल के ओहदे तक गए हैं, तो ये इस तरह ये इल्ज़ाम के ज़िम्मे में नहीं आता कि एक यानी शख्स साहब एक उनको ये अलेज कर रहे हैं, ये तो ही इज़ कॉलिंग इन क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ दोज जेंटलमैन, वेदर उनके ससुर थे या वो खुद थे। जनरल साहब देखिए, तो पूरा साहब मेरा भी साथ सवाल लीजिएगा, एक एडिशन है सवाल का कि क्या पाकिस्तान में जिस तरह ये इस तरह ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उनके ससुर ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया, तो क्या पाकिस्तान में आर्मी चीफ इस तरह बनते हैं और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इस तरह होती है? देखिए, मैं खुद हैरान हूँ कि ये वज़ीर दफ़ा पहले भी रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बात करते हुए अपना एक सियासी नुक्ता नज़र बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात कर जाते हैं और बहुत गलत बात कर जाते हैं। और फौज पाकिस्तान के जो सिलेक्शन और प्रमोशन का सिस्टम है वो किसी ढका छुपा है नहीं है। आपको बाकायदा सुई के नाके से गुजरना पड़ता है किस हर लेवल के लिए। ये कहना कि भाई उनके ससुर ने उनको क्या बना दिया, ये तो इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी मैंने देखी नहीं है अपने 40 साल कैरियर में। और इसका मतलब कहने का ये होगा जो बाकी जो लोग भी प्रमोट हुए हैं वो किसी और वजह से प्रमोट हुए हैं, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। फौज पाकिस्तान में आप जो भी प्रमोशन हैं, पर्टिकुलरली जो मेजर से ऑनवर्ड सिलेक्शन रैंक शुरू हो जाते हैं, मेजर तक आप अपने मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन पे प्रमोट होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन रैंक्स हैं। और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता सिलेक्शन रैंक्स में इतनी बड़े बड़े ब्लंडर्स करता रहा है तो फिर आपकी तो सारी कमांड स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आ जाता है। फिर ये क्या बात करें ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है इनको भी इस नेट में आना चाहिए और इनको भी इस बात का इनको भी पकड़ना चाहिए इस सिलसिले में। अच्छा जल साहब, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब ले दे कि हमारे पास एक इदारा ही ऐसा बचा है कि जहाँ कम अज़ कम मेरिट पे, या इसलिए कोई बंदा जर्नैल नहीं बनता कि उसके अब्बा जी भी जर्नैल थे। ही हैज़ टू गो थ्रू अ रिगोरस ट्रेनिंग एंड प्रूव हिमसेल्फ इन वेरियस अकेडमीज, गोइंग थ्रू एंड डूइंग वेरियस क्या कहते हैं जो आपके होते हैं इम्तहानात होते हैं, या जो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ जल साहब कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अब इंडियन मीडिया लगा हुआ है हमारे ऊपर, उनको तो मौका चाहिए इस तरह की बात का। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या व्हेन विल वी ग्रो अप, कब हमें ये एहसास होगा कि यार मैं इतने बड़े ओहदे पर बैठा हूँ और मैं जो बात करूँगा उस बात का इम्पैक्ट क्या होगा, हाउ कैन वी लर्न इट व्हेन विल कम ऑफ एज। साहब उन्होंने तो ये भी कहा है कि जब उनके बात हुई ससुर से तो उन्होंने कहा कि आपका जो गारंटी उन्होंने दी बाकायदा नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को, ये आपका वफादार रहेगा। तो अगर इस तरह आर्मी तो वैसे पीएम के वफादार होना चाहिए, दुनिया में जागन सही तो होगी। अच्छा नहीं, लेकिन जी जनरल साहब हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स? देखिए जी, मैं जिस तरह से पहले अर्ज किया है कि जो लोग भी इस किस्म की बातचीत कर रहे हैं वो नंबर 1 पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे, नंबर 2 पाकिस्तान फौज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता है और जानबूझ कर ही बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर दूसरों की पकड़ हो रही है इनको भी पकड़ा जाना चाहिए। उनको इस किस्म की बातचीत करने पर उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ये पॉसिबल क्या बात कर रहे हैं वो लोग कि भाई सेकंड लेफ्टिनेंट से ऑनवर्ड्स बाजवा साहब को लेके चले, यहाँ तक जनरल बनाया उनके ससुर की वजह से। बाकी सब लोग इसी तरह से गुजर के आए इसमें, खुदा न खास्ता फौज पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है, सिस्टम है। लेकिन सर ऐसे इल्जामात को कैसे रोका जा सकता है? ये तो इल्जामात लगते रहेंगे फिर इस तरह, अगर रोका ना गया तो। जी, आप एक शख्स को सजा दे दें जैसे इल्जाम लगा रहा है, दोबारा इल्जाम किसी की जुबान नहीं खुलेगी। हम सोच के बात करने का आदी नहीं, हम सिर्फ अपने मफादात के लिए अपनी बात को, अपने आप को दुनिया को सुनवाई देने के लिए कि मैं भी बात कर रहा हूँ कि बात ऐसी करते हैं। अब एक शख्स को सजा दे दें ऐसे जिसने ऐसी बात की, गलत बात की, इल्जाम साबित नहीं कर सकेगा, उसको एक शख्स को सजा दे दें आप,
उसके बाद मसला खत्म हो जाएगा। बट सर जनरल साहब, समटाइम्स वी सी दैट सम सर्टेन पीपल गेट अवे विद एवरीथिंग, लेकिन ये है अनफॉर्चुनेट और मुमकिन है जिस तरीके से तब्दील का। अच्छा जनरल साहब, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज हमारे आर्मी चीफ जो हैं वेटरन से मिले हैं, गालिबन कियानी साहब भी वहाँ मौजूद थे, राहिल शरीफ साहब को मैंने देखा, लेकिन बाजवा साहब वाज कंस्पिकुअस बाय हिज एब्सेंस। मुमकिन है कोई वो इधर उधर हों। तो ये भी आज एक हमने डेवलपमेंट देखी जिससे हम लगता है कि आप क्या समझते हैं कि ये मीटिंग एक रूटीन मीटिंग थी, और उसमें ये भी शायद बात सामने आती है कि जो वेटरन्स हैं वो भी एक ही पेज पे हैं हमारी मौजूदा क़यादत के साथ। जनरल साहब देखिए, ये एक रेगुलर वो है कि हर जो बड़ा मौका है कौमी सतह का, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक फ़ौज पाकिस्तान से हो, जैसा 6 सितंबर है, 14 अगस्त है, इस किस्म के जो मौके होते हैं, तो चीफ आर्मी स्टाफ अपने वक्त के चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो वेटरन्स को बुलाते रहते हैं ताकि वेटरन्स कम से कम साथ एक लिंक रहें, उनसे बातचीत हो जाती है, फीडबैक मिल जाता है, और जो आम छोटी मोटी शिकायतें होती हैं वेटरन्स को वो भी सामने आ जाती हैं। तो ये एक रेगुलर फीचर है और इसमें बड़ी खुशाइंद है जिस आपने बात की कि 2 एक्स आर्मी चीफ भी मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि टोटल कॉन्फिडेंस है हमारी लीडरशिप पे, आर्मी लीडरशिप पे। लेकिन सर खबर ये भी है कि बाजवा साहब उसमें इसलिए नहीं थे कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो महदूद कर दी गई हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उनको मिलने में नहीं दिया जा रहा कि ज़्यादा आम उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। क्या ऐसा है कोई कि बाजवा साहब जो है उनको महदूद कर दिया गया? जी, चूँकि मैं मुसद्दक़ा इतलात मेरे पास नहीं है, मैं भी इस तरह सोशल मीडिया से देख रहा हूँ, ऐसी बातचीत चल रही है, पॉसिबल है, लेकिन मैं नहीं जानता, मैं इस पे आपको कोई कंफर्म नहीं कर सकता इसको। एंड वी शुड नॉट बी गिवन टू दीज र्यूमर्स, आई बिलीव कि जो है वो है या नहीं है, जब तक अथेंटिक कोई ISPR की तरफ से कोई बात अगर नहीं आती तो बाकी बातें जो हैं ज़्यादा उन पर हम बात नहीं कर सकते। जनरल साहब, अब मैं ज़रा आता हूँ, इस हफ्ते में ईरान पर हमले की बात हो रही है, मगर आज एक बड़ा अजीब बयान दिया मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कि वो जो एक उनकी वर्चर्स हैं या जो एक राब्ता या डील इजराइल के साथ है, उन्होंने कहा कि इस डील के नतीजे में आई कैन बी असैसिनेटेड। इतनी बहुत उनकी कहते हैं ना डाडी किस्म की सिक्योरिटी है, और फिर उन्होंने अनवर सादात का जिक्र किया। तो डू यू थिंक दिस डील माइट कॉस्ट हिम दैट हैवीली विच ही हिमसेल्फ इज पॉइंटिंग टू? जनरल साहब देखिए, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बड़ी वोलेटाइल है और बड़ी भरपूर ऐसे वाक़यात से, और जब भी इस किस्म का जो पीस के वर्चर्स जिस तरीके से MBS ने आते किए, बहुत तेज़ी से बहुत आगे चले गए हैं वो, जिस वजह से उनको ये डर है और ये खदशात हैं, और मेरा ख्याल है किसी हद तक उनको सोना भी चाहिए, क्योंकि जिस हद तक वो आगे चले गए थे, अगर आप ये गज़ा का मसला ना होता साल, तो पिछले साल के एंड तक शायद इजराइल के और सऊदी अरेबिया के सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए होते, बहुत सारे रवाबित बहाल हो गए होते और बात इससे आगे चली गई होती। लेकिन गज़ा के बाद से अब देखिए कि काफ़ी सारे इस किस्म की बातें हो रही हैं, और ये चूँकि मैं कुछ इतलात तो हमारे पास है नहीं है, अगर MBS साहब खुद कह रहे हैं तो उनको ख़तरा होगा तो ऐसी बात कर रहे हैं। जो मिसाल उन्होंने दी है अनवर सादात की, कैंप डेविड के बाद से अब देखिए कि अनवर सादात को जो इनकी असेसिनेशन हुई थी उसकी हुई किस वजह से थी? इस वजह से कि लोग शायद ये कबूल नहीं कर सके जो पीस डील थी इजराइल के साथ। हालांकि उसके बाद से उसने कायम रखा, किसी ने उस पीस डील को अनडू नहीं किया, लेकिन अनवर सादात को उस सिलसिले में अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अच्छा जनरल साहब, जो वलीअहद ने ये खदशात का इजहार किया है, जो इजराइल है वो तो सबसे बड़ा दुश्मन अरबों का और ईरान का और इस पूरे खित्ते का वही है, गजा में जितने वो मजालिम ढा रहा है, तो फिर अगर उससे डील का नतीजे में उनको जान का खतरा है तो किसकी तरफ से खतरा हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो इजराइल खुद है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा भी उनको इजराइल से ही होगा, मुसाद से होगा, क्योंकि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, आप जैसे इमेजिन कीजिए अगर MBS साहब को इस तरीके से भेंट चढ़ जाते हैं इनकी, तो सऊदी अरेबिया में क्या होगा और बाकी खत्ते की हालत क्या होगी इस सिलसिले में, और उंगलियां कहाँ पे उठेंगी? वो भी सीधे ईरान की तरफ जाएंगी, और दूसरे जो हमास है इस किस्म के लोगों को उंगलियां जाएंगी। तो इजराइल को किसी एक शख्स को इस तरीके से कुर्बान कर देना इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा अपना ख्याल है कि सबसे बड़ा खतरा उनको इजराइल से ही होना चाहिए, और उनको पहले भी ये सोच समझ के इक़दाम करना चाहिए था कि
इसराइल अपने खास मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है। उसको सऊदी अरेबिया से या एमबीए साहब से कोई खास मोहब्बत नहीं है। एक खास मकसद है उनका, अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसमें इसराइल है, बाकी मगरब दुनिया है, अमेरिका पूरी बैक पे है, जितने भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, पूरी तरह इसराइल को बैक कर रही है। तो वो तो उनको समझ होनी चाहिए थी कि क्या होगा इसमें। तो मेरा ख्याल है कि उनको जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा भी उनको इसराइल से होना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बार बार ही कह रहा हूँ। अच्छा जल साहब, एक कल हम बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद हमारे साथ थे, उन्होंने ये ईरान ने चूंकि वाव किया है कि दे विल रिटेलिएट, जो उनके यहाँ हुआ हानिया साहब के साथ जो शहादत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये 2 अटैक होंगे। ही वॉज प्रिडिक्टिंग और मे बी इट इज हिज असेसमेंट और अ न्यूज़। ये इससे क्या मतलब है कि क्या, एक तो हमने देखा कि उन्होंने पहले जो अटैक किया उसमें उन्होंने सिर्फ ये साबित किया कि वी कैन पेनिट्रेट जो ये डोम एंड जो भी था, वो जो मिसाइल सिस्टम को कुंद करने के लिए जो था, इससे क्या मुराद है? ये क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? आप जर्नैल रहे हैं, ये जो डबल अटैक की क्या बात है, और क्या इसमें कोई डू यू सी यानी इसमें कोई हकीकत? देखिए काजी साहब, ये डिपेंड करता है कि ईरान मकसद क्या हासिल करना चाह रहा है। जब पिछली जगह जो हमने किया था सिर्फ वार्निंग थी उनके लिए कि हम सब कुछ करने के काबिल हैं, हम कर नहीं रहे, आप बाज आ जाएं इससे। इसराइल बाज नहीं आया। अब जो एस्केलेशन लेडर पे ईरान को आगे जाना पड़ेगा। ईरान के पास खुद अपने पास ऐसी हथियार भी हैं, ज़राए भी हैं, कोई डायरेक्टली इसराइल पे अटैक भी कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार ईरान के पास मौजूद है, वो इसराइल के इर्द गिर्द जो जितनी भी ये तंजीमें हैं, चाहे हमास है, हिज़्बुल मुजाहिदीन है, दूसरी तंजीमें हैं, हुतीज़ हैं, सारे ये सारे भी ईरान के साथ इन यूनिजन या इन कोऑर्डिनेशन काम कर सकते हैं, जिसमें से किसी किस्म का हमला भी हो सकता है। और इसको इसराइल को तो खैर सीरियस ले ही रहे होंगे। तो 2 अटैक की जब बात करते हैं तो मेरी नज़र में ये बात है, ये नहीं कि ईरान एक दफ़ा अटैक करेगा फिर दोबारा अटैक करेगा, ऐसे नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ईरान अपने जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करेगा, साथ जो लोकल उनके जो वहाँ पे जो ईरान के हमायती मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी अपनी कार्रवाई करेंगी, जिससे इसराइल को सही तरह को नुकसान पहुँचाने में मदद मिलेगी उनको। अच्छा जल साहब, कुछ अर्सा पहले प्यूटन का एक बयान आया था, बयान नहीं आया था, एक खबर मैंने पढ़ी, और आपको याद है कि एक बॉम्ब जो है अमेरिकन साख्ता बड़ा जो मिसाइल था, वो एक जो इलाका रूस के कब्ज़े में है उसकी एक बीच पर एक बच्चे को ज़ख्मी कर गया, जिसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि उन्हें दौरा किया नॉर्थ कोरिया का भी, और साथ खबर ये आई थी कि वो जो रूस है वो आर्म करेगा तमाम प्रॉक्सीज़ को जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है टू द टीथ। मगर फिर हम पे इल्ज़ाम लगा और हमने उसको रबिश किया कि हमने ईरान को कोई असला नहीं दिया। सुना है तुर्की की तरफ से मिल रहा है। तो डू यू थिंक ईरान इज़ equipped enough to do some serious damage? जी मेरा ख्याल है ईरान is sufficiently equipped to create a situation जहाँ पे पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है if we leave it there तो वही बेहतर है इससे, क्योंकि जो पुतिन साहब ने जिस तनाजुर में बात की थी स्पेसिफिकली नॉर्थ कोरिया में जाके, उस तनाजुर में तो बहुत वाज़ेह है कि वो न्यूक्लियर और इस किस्म के हथियारों की बात कर रहे थे। और कोई बईद नहीं है कि अमेरिका का जो पागलपन है वो दुनिया को उस तरफ लेके जाए। क्योंकि जब से ये शुरू हुआ उस वक्त से लोग शोर मचा रहे हैं कि अमेरिका दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल रहा है। General Saab, it is always a great pleasure to have you. Thank you very much for enlightening us on these very complex issue in a very simple manner. बहुत शुक्रिया। जनरल साहब हमारे साथ थे। बहुत सी अहम खबरें हैं, वापस आते हैं मैं और मियाँ साहब, और बहुत सी बातें करनी हैं और बहुत सी खबरें भी हैं, और एक ख़ास खबर भी है मियाँ साहब के पास, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये तो बड़ी एक अच्छी बात है, जिस तरह आपने 2 दिन पहले भी शायद तथीर पे दी थी, और जिस तरह अभी जनरल साहब कह रहे थे कि भाई अगर इस टॉप लेवल पर भी इस तरह की तादीबी कार्रवाई है तो इंसाफ होना चाहिए हर किसी के साथ। और भी मैंने अभी अजहर सिद्दीक साहब से मैंने मंगवाया था कि जी क्या रेमेडीज़ हैं या क्या नहीं है। लिमिटेड स्कोप है, वैसे ये कह रहे हैं कि जी अपील का कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ अगर आप हाई कोर्ट में जाएँ और ये देखें कि भाई वो प्रोसीजर ठीक फॉलो नहीं हुआ, तो ऑन दैट बेसिस यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन है। मगर अभी जो मैं बात कर रहा था
मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम में। तो ये बिल्कुल इन टोटलिटी ये नहीं है कि भाई वहाँ आगे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन और हालात। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं मियाँ साहब कि ये कहाँ तक दायरा इस तफ्तीश का फैलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? इस्लामाबाद में आप करीब करीब हैं रावलपिंडी से, क्या नज़र आ रहा है आपको? देख कैसा साहब, 2-3 चीज़ें हैं। ये कहानी कब से शुरू हुई थी? ये कहानी एक आईफोन की गुमशुदगी से शुरू हुई, और दूसरा ये शुरू हुआ उसको कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन, उससे ये कहानी शुरू हुई थी और यहाँ तक पहुँच गई है। इससे आगे ये कहानी जो है वो चलेगी और बहुत लंबी चलेगी। एक तो इसमें अब आपने देखा कि आज 3 गिरफ्तारियाँ और हुई, और जो अडयाला जेल है वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन अब ये गिरफ्तारियों का हो सकता है कि सिलसिला इससे बढ़कर सिविलियन अदारों में आ जाए, क्योंकि एक 21 ग्रेड के रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आने वाले हैं, और वो आजकल में वो भी या पकड़े गए हैं या पकड़े जाएंगे, उनके भी सबूत जो है वो मिल गए हैं। और इसके बाद जो है वो इसको करप्शन पर जो है जो गिरफ्तारी हुई है इसका दायराकार करप्शन पर ही पहले बढ़ाया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसका फैलता फैलता जो है वो दीगर मामलात में, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें डीजी ISPR ने कहा था कि नॉन कस्टम गाड़ियां हैं, और इस सारा जो है वो इसका दायराकार वसी हो जाएगा। और इसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो बेशुमार होंगी, और जो गिरफ्तारियां होंगी मुकम्मल सबूतों के साथ होंगी। वो सबूत जो है वो मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए गए हैं, और इस पर पूरी की पूरी तहकीक भी हो चुकी है। आज इसकी मिसाल जो है मैं एक और देता हूँ। आज हाईकोर्ट में एक मुकदमा था, तो उसमें मियाँ गुल हसन, जो जस्टिस मियाँ गुल हसन जो है, उन्होंने एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस में आपने एक ही शख्स पर जो है वो केस बनाया है, बाकी तोशा खाना केस जो है वो मामलात वो किधर हैं? तो उस पर नैब ने कहा कि रेफरेंसेस तैयार हैं, तमाम तहकीकात हो चुकी हैं, किसी भी वक्त दायर हो सकते हैं। इसी तरह इसको मैं वैसे मिसाल एज ए मिसाल बयान कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत से रेफरेंसेस जो हैं वो भी तैयार हैं, और वो बहुत सी तहकीकात वो भी हो चुकी हैं, और वो तहकीकात होकर तमाम मामला। एक और बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि कुछ चीज़ें तो चले कानूनी थी, आपने ले ली, घड़ी बड़ी उसको गलत बेचा, सही बेचा, वो केस अदालत में चला, आपके सामने है। कुछ सामान तो ऐसा था कि ये मुबैना तौर पर, यानी ये कि वहाँ पे जो है वो सामान बदल दिया गया, यानी फेक घड़ियाँ रख दी गई, और फिर कुछ चीज़ें आप ले ही नहीं सकते थे। मसलन ये कानून ही नहीं था कि गाड़ी आप ले जाएं। तो क्या इस हवाले से भी कोई रेफरेंसेस बन रहे हैं, या वी विल कीप ऑन स्लीपिंग ओवर देम? जनाब मियां साहब, कैसा आज यही बात जो है वो अदालत में हुई है, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये बात की और नैब ने ये बात की। उन्होंने कहा कि तमाम रेफरेंसेस जो थे वो तैयार हो चुके हैं, और वो रेफरेंसेस जो है बिल्कुल दायर होने के करीब हैं। अभी रेफरेंस दायर होने हैं, वो रेफरेंसेस जो हैं वो दायर होने के करीब हैं, ये दायर हो सकते हैं। और जो तहकीकात हैं इस हवाले से कैसा वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और जब ये रेफरेंस तैयार होंगे तो आप देखेंगे कि आवाज़ें जो हैं वो उठेंगी, फिर दूसरी जानिब से भी धुआं उठेगा। और वो सिर्फ ये तोशाखाना रेफरेंस तक बात नहीं है, इसके अलावा बहुत से ठेके ऐसे हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें IPPs भी हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन के बहुत से शोबे हैं वो भी हैं, और ऐसे जो है ज़मीनों के कब्जे के जो है मामलात भी हैं। ये सारे के सारे अभी मामलात खुलने वाले हैं, और ये तमाम केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। एक होता है कि इन्वेस्टिगेशन, इसके मराहल से भी गुजर चुके हैं। वो आपको याद है कैसा कि जब यह हुकूमत आई थी या उससे पहले थोड़ा सा, बहुत से इदारों में बहुत से लोगों को तैनात किया गया था, और वो इसीलिए तैनात किया गया था कि उन इदारों के मामलात को देखें। आपने देखा कि FBR में एक बड़ा अमल शुरू हुआ, और उस पर अब राशिद लंगड़ियाल साहब जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और राशिद लंगड़ियाल साहब पहले जो है वो सेक्रेटरी तवानाई थे, उन्होंने IPPs के हवाले से बड़ा काम कर दिया है। अब वो FBR पे आए हैं। IPPs और FBR का जो लिंक जो है वो मिलाएं, तो साथ पेपरा को भी मिला लें। ये ठेके, IPPs और FBR, ये सारे तीनों मिलके बड़े बड़े लोगों को बेनकाब भी करेंगे। कह रहे हैं मियां साहब के जो ठेका फरोशी मुबैना तौर पर होती रही है वतन अजीज में, बताया जाता है, क्योंकि इस ठेका फरोशी में तो कुछ गैर मुल्की भी जेलें काट चुके हैं, जिस पे बार बार हम अर्ज कर चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा बिजली की तरफ। एक जो हमें बड़ी दिलचस्प किस्म की तसल्ली दी है उन्होंने, वैसे मुझे लॉर्ड केन्स याद आ जाता है जिसने कहा था कि इन दी लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। ये 3 साल तक कहते हैं आप जो है वो ये बिलों में आपको 3 साल तक हमारा गला कटेगा, ये हमारे यासिन इकबाल साहब ने कहा है। ये मैंने कहा, ये यानी ये लफ्ज़ मेरे हैं, मैंने इसकी तर्जमा करने की कोशिश की है कि जी 3 साल तक बिलों में कोई कमी नहीं होगी, और ये हमारी खाल खींचते रहेंगे, और हम जहाँ 4%
जहाँ 4% बिजली बन रही है हम 100% के पैसे देंगे। आपकी स्टोरी याद करा रहा हूँ, जहाँ 8% बिजली बन रही है हम 92% के एक्स्ट्रा पैसे देंगे, क्योंकि ये कोई बड़े मुकद्दस मुआहदे हैं, इनको हम हाथ नहीं लगा सकते। क्या इस हवाले से भी कोई अमले तत्हीर आगे बढ़ेगा मियाँ साहब? कायद साहब, अगर एहसन इकबाल साहब ये सच बोल रहे हैं तो वो ठीक है कि 3 साल में ही होगा, अगर ऐसा करने जा रही है हुकूमत तो। लेकिन जो लोग ये कहते हैं और वजीर आज़म कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको खुशखबरियां मिलेंगी, वो इंतहाई गलत बात है। वो इसलिए कि बिजली की कीमतें चंद दिनों में कम नहीं हो सकती। वो एक ही सूरत में हो सकती हैं कि आप आज वो मुआहदे जो हैं वो उसको ख़त्म कर दें, उनको IPPs के मुआहदे उनको खोलें, उनको सजा दें और कौम जो है वो इंतजार करेगी। मैं एक खबर सुनाना चाहता हूं मियां साहब, शायद आपको नजर आ रही हो, पाकिस्तान में जो बिजली के बिल हैं वो घरों के किरायों से बढ़ गए हैं। ये भी मुबारकबाद दे देते हैं हम अपने इन तमाम उन दोस्तों को। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, इंटरनेशनल इदारा है ये, और हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मियां साहब, कायद साहब, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है वो भी सुनिए कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं वो 198 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी हैं, और वो 198 अरब रुपए मेरे आपके तमाम सार्फिन के जेबों से निकले हैं और जेबों से निकलेंगे, और मुसलसल नुकसान जो है वो चल रहा है। जो बुसीदा निज़ाम जिस पे हर साल जो है वो बजट लिया जाता है 5, 6 अरब 10 अरब रुपए का, वो आज भी बुसीदा है। इस साल भी बजट लिया गया है, मल्टी टैरिफ में भी बजट लिया गया है, और एक प्लान दिया गया था जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं, उसमें अरबों खरबों रुपए का बजट मंजूर कराया गया है। लेकिन फिर भी निज़ाम ऐसा है कि 80% आपके जो ट्रांसफार्मर हैं ओवरलोडेड हैं। आपको जो बिल आते हैं वो आपके यूनिट इस्तेमाल करने के नहीं आते। साहब, मैं आपकी ना महारत से जरा एक और मैं बताना चाहता हूं, चूंकि ये बड़ी बड़ी अहम बात है। मियां साहब, हम जिस तरह ब्लीड हुए हैं, ये अनबंडलिंग जो वापडा की है, या तो वो तमाम गोल्स जो हमने मुकर्रर किए थे उसके मुताबिक चीज़ें निकलती। हमने ये कहा था कि प्राइवेटाइजेशन हम करेंगे, अच्छी बात है, नुकसान को फ़ायदे में यानी तब्दील करेंगे, जो पैसे मिलेंगे प्रोसीड्स होंगे उससे हम कर्जा उतारेंगे। अब सवाल मेरा मियां साहब आपसे ये है, ये फरमाइए कि ये जो अपना एक पिटीशन जानी है, जा चुकी है, क्योंकि गौहर एजाज साहब बता रहे थे कि जी हम ये मुआहदे खोलने की इस्तदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। और मेरी जो अरशद अब्बासी साहब और दीगर दोस्तों से बात हुई है जो एनर्जी के माहिर हैं, और ख़ास तौर पर आसिफ इनाम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये जूतियां सर पे रख के भागना पड़ेगा कुछ लोगों को अगर ये मुआहदे खुल रहे हैं ततीर के अमल में। ये इसकी भी कोई एक तयशुदा है कि ये भी होगा मियां साहब? कैसा पिटीशन तो दायर हो चुकी है, 2 पिटीशंस दायर हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये तो एक जो है वो पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट का जो ऑर्डर है अगर सुप्रीम कोर्ट देती है तो ठीक, वरना फोरेंसिक ऑडिट बहुत से इदारों का हो भी चुका है। मैं एक होशरबा स्टोरी अगर आपके सामने रखूं, अगर आप इजाजत दें तो। गो हेड, एक अदारे का फोरेंसिक ऑडिट हुआ जिसको बड़ा डंके बचा के उसको जो है इफ्तिताह किया गया था, जिसका नाम है नंदीपुर पावर प्लांट जी। उसका फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ये मेरे पास फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है और ये कहती है कि नंदीपुर पावर प्लांट की जो मशीनरी थी वो नई मशीनरी में जो मिलावट शुदा तेल जो है वो डाला गया, फर्नेस ऑयल जो हाई सल्फर था वो चोरी कर लिया गया और उसमें पानी और राख की मिलावट की गई, जिससे तमाम इंजन, बैटरियां और बॉयलर्स। आप कह रहे हैं कि उसमें जो तेल डाला गया वो मिलावट ज़्यादा था, एम आई राइट टू? यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो मिलावट शुदा था। उसमें राख और मिट्टी थी और उसमें जो है पानी मिलाया गया था, क्योंकि तेल जो है वो तो चोरी कर लिया गया। उसमें पानी डाला गया और फिर राख डाली गई, फिर उसको शेक किया गया, वो तेल की तरह गाढ़ा हो गया, उसको जो है वो मशीनों के अंदर डाला गया, जिससे तमाम मशीनें खराब हो गई। और नंदीपुर पावर प्लांट इस वक्त जो महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहा है, ये और जो 8% पे चल रहा कितना है। टीका लगा वतन अजीज को नंदीपुर पे? ये कितना आपने बताया था ना कि शुरू में क्या थी इसकी आउटले, फिर ये कहां तक पहुंचा और फिर इतने पैसे लगाने के बाद हमें मट्टी ही मिली। जी मियां साहब। कायद साहब देखें, 85 अरब रुपए का तो नुकसान एक हुआ, 15 अरब रुपए की आपने एक साल में उसको कैपेसिटी पेमेंट दी, 8% पे वो सिर्फ चलता है। 525 मेगावाट उसकी सलाहियत है, लेकिन वो चंद मेगावाट पैदा करता है।
और वो जितना फ्यूल लेकर बिजली पैदा करता है वो महंगी तरीन बिजली है। आपको तीन तरफों से नुकसान हुआ सर। जो उसकी बिजली पैदा होती है वो महंगी है, जो उस पे कैपेसिटी पेमेंट देते हैं वो सिर्फ 8% पे है, और जो खराबी की वजह से 85 अरब रुपए का सिर्फ नुकसान एक पावर प्लांट कर गया। 8% यानी वो अपनी कैपेसिटी के 8% पे चल रहा है, 92% चल ही नहीं रहा जिसकी हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल काजी साहब, जब ये पावर प्लांट लगा था तो उस वक्त ये कहा गया था ये 92% पे चलेगा, बिजली पैदा करेगा, लेकिन आज ये 8% पे बिजली पैदा करता है। ये नेपरा इसको बीमार करार दे चुकी है। काजी साहब 2015 में इसका इफ्तिताह हुआ था और 5 साल और 4 साल 9 साल बाद ही ये पावर प्लांट बीमार हो गया, और इस वक्त नेपरा ये कहती है कि हम इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर देंगे, इसलिए कि ये बिजली पैदा नहीं कर रहा, ये लोगों के जो मईशत का जो खून चूस रहा है, इसलिए इसका लाइसेंस बंद कर देंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी है जिसमें मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स हैं, उनकी जो टोटल पैदावारी सलाहियत है वो 2500 मेगावाट थी, अब सिर्फ 1800 मेगावाट बिजली पैदा होती है। वो इसलिए कि उसमें भी मिलावटशुदा तेल जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये बड़े पैमाने पर चोरी हुई है काजी साहब, बड़े पैमाने पर तेल चोरी किया गया है। मजे की बात यह है कि इसका केस नैब में गया, नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, और जब उन अफसरों को पकड़ने गए तो वो उन्हें मुल्क भाग चुके थे। उनको किसने भागने दिया? उनके पीछे कौन था? आज तक उसकी तहकीकात नहीं हो सकी। अब शायद उसका फ्रांसिक ऑडिट आने के बाद कोई इसकी तहकीकात हो सके। अब जो IPPs के मुआहदे खुलने हैं शायद उसकी तहकीकात हो सके, क्योंकि इसी तरह ये एक पावर प्लांट में बता रहा हूं, इसी तरह सेंट्रल पावर जो पावर कंपनी है उसको खोला जाए, जामशोरो पावर कंपनी को खोला जाए, बुद्धू पावर कंपनी को खोला जाए। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। नाज़रीन, तेरे दिल में तो काम रफू का निकला, हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म, क्या ये मैं गलत कह गया, लेकिन वो ये दुरुस्त है कि तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। बहरहाल ये काम बहुत है, देखते हैं ततीर कहाँ तक हमारा बढ़ेगी इंशाल्लाह, और बढ़नी भी चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये बहुत सी चश्मकुशा खबरें अभी हमारे पास हैं। वेलकम बैक जनाब मियाँ साहब। अच्छा, हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो अब आते हैं हम, एक तो ये PIA हमने बेचने के लिए रखी हुई है, स्टील मिल एक फेस्टिंग वूंड है हमारा, जिसको कभी रशिया वाले कहते हैं हम चला देते हैं, सरकारी जो दानिशवर हैं वो ये कहते हैं ये तो कबाड़ में हम बेचेंगे, और यार कबाड़ ही कर दिया सारा आपने। अब सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स कहते हैं, ममरेज़ खान साहब कहते हैं जाके कायमा कमेटी में कि जनाब हमें दे, हम चला देते हैं, 100 बिलियन देते हैं आपको। लास्ट टाइम जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी तो लक्ष्मी मित्तल जो स्टील मैग्नेट है वो उसको खरीदना चाहता था, मगर हमारी नज़र तो 19,000 एकड़ ज़मीन पे है जो है उसकी हम इंशाल्लाह उस धरती के जो हैं वो प्लाट बना के बेचेंगे। तो मतलब हो सकता है ना यही काम हो रहा है और तो कोई काम नहीं ना हो रहा मियाँ साहब। तो ये जो है या तो शफाफ तरीके से होती प्राइवेटाइजेशन, मगर वो तो हुई नहीं वतन अजीज़ में। अब ये कुछ 2-4 मोटी गोल बोटियां रह गई हैं, ये किसके नसीबों में है मियाँ साहब? काजी साहब देखें, स्टील मिल्स का जो केस है वो बड़ा बदकिस्मत ये मिल है, इसलिए इससे पहले जब इसकी निजकारी हुई थी आपको याद होगा कि 21 अरब 68 करोड़ रुपए में इसको बेच दिया गया था, और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया था और बाद में इसको वापस किया गया। 19,000 कनाल इसकी ज़मीन है, 300 कनाल पर कब्जा हो चुका है, और इसके अलावा इसका 800 अरब रुपए का इसका जो है वो नुकसान जो है वो सामने आया है, इस पर लाइबिलिटीज़ हैं। इसके असासे जो बताए गए हैं 900 अरब रुपए के बताए गए हैं। अब 19,000 कनाल जो इसकी ज़मीन, एकड़, कनाल भी नहीं एकड़ ज़मीन है, उसमें 1500 एकड़ जो है वो ज़मीन अब राना तनवीर साहब कहते हैं कि एक्सपोर्ट यूनिट्स को दी जाएगी, और 700 एकड़ ज़मीन जो है वो सिंध रेवन्यू को दी जाएगी। अब देखें, ये अगर इस तरह ज़मीन की बंदरबाट होनी है और इसी तरह होनी है तो फिर वो ज़मीन भी गई। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो मिल है उसमें चोरी हो रही है अभी भी, उसको जो मिल का वहाँ लोहा है, वहाँ मशीनरी है, वो बाकायदा तौर पे चोरी हो रही है, उसको कबाड़ में जो है इस वक्त बेचा जा रहा है और वो वहाँ से मशीनरी निकाली जा रही है। यही काम इससे पहले बहुत सी मिलों के साथ हुआ है। जो उस दिन हम बात कर रहे थे काजी साहब पाक चाइना फर्टिलाइजर की, वो भी यकीन करें मैंने खुद देखा है कि वो फर्टिलाइजर कंपनी जो है सोना यूरिया वाली, वो कबाड़ में गई, उसके ट्रकों पर मैंने जाते हुए सारा माल देखा है।
और वो 3500 कनाल की ज़मीन जो है वो इस वक्त वीरान पड़ी है और उस पर जो है वो कई लोग जो हैं वो नजरें जमाए हुए बैठे हैं। इसी तरह PIA है, तो PIA की निजकारी होने वाली है। PIA की निजकारी आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो कहा करते थे कि 1 रुपए में भी कोई ले ले तो बड़ी बात होगी। अब PIA जो है वो हुकूमत के सामने दो इसके ऑप्शन था। मियां साहब एक बैंक 10 रुपए में भी था, इसमें जरा देखिएगा वो कौन सा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उस दिन आप फरमा रहे थे कि एक बैंक की भी कहानी सुनाएंगे, वो आप सुनाएं सर कि वो कौन सा बैंक था और वो किस में बेचा। देखिए ना मियां साहब, हमारा काम ये है कि पहले हम इदारे को नुकसान में धकेलते हैं। एक जहाज पे अगर 50 बंदे चाहिए, मैं मुहावरा दे तो उस पर हम 2000 बंदा रख लेते हैं। उस वक्त कहते हैं हो तो नहीं चलिया, अब हम इसको उधर दे देते हैं। अब जो एमिरेट्स है वो पब्लिक सेक्टर में है, वो सरकार की है, वहाँ पे वो चल रही है। आप देख लें कैसे चल रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी चल रही हैं, पर इंज चलती है नहीं जिम्मे। बात ये है मियाँ साहब कि मैं आपको एक खबर और देता हूँ। डॉक्टर कैसर बंगाली के हवाले से मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। वो थे अकबर अली जैदी साहब बैठे थे वहाँ, सद उमर भी खैर से बैठे थे। पुरानी बात, और ये नेट पे ये वीडियो मौजूद है। उन्होंने बताया कि 100 जो हमने बेची, 100 कंसर्न जो यूनिट्स प्राइवेटाइज किए, उसमें 99 या 90% पर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। अभी तो मियां साहब एक स्कैंडल और भी है, ज़रा आप लाहौर की तरफ नज़र नहीं करते कि ये जो ग्रीन एरियाज को ग्रे बनाने का जो माशाल्लाह अमल हुआ है पिछले कुछ सालों में, इस पे जो अच्छा मियां साहब एक और बात है, जिधर भी जाते हैं हम तो मुंह की खानी पड़ती है। अब देखें ये बिल्कुल बजा बात है कि इस इंटरनेट का कुछ लोग बड़ा नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। दे शुड बी कंप्रीहेंडेड और दे शुड बी टेकन टू टास्क। लेकिन मियां साहब आधी यूथ जेड़े 4 टके कमा रही है, जो डॉलर आ रहे हैं या वो नेट तो उसके और भी है, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आए, 44 अरब रुपया आपने गालबन लगा दिया ये फायर वॉल लाने के लिए, तो कोई कहता है 300 मिलियन का नुकसान हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो एटलीस्ट जो इसके पॉजिटिव यूज है वो हो, नेगेटिव बंद हो जाए। मियां साहब साहब देखें, ये जो नेट स्लो हुआ है, एक तो ये कह रहे हैं कि फायरवॉल जो है वो उसका ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है और चंद दिनों में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है? जो 64% हमारी यूथ है, उनमें से 20% ऐसे नौजवान हैं जिनका रोजी रोटी ये है, वो इस तरह, ये मैं वीलॉग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन काम करते हैं पूरी दुनिया में, जो पॉजिटिव काम करते हैं, और वो डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन वो चंद दिन से बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं और उनके जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए। बहुत सी IT फर्म से मेरी आज बात हुई है, उनका कहना है कि हमारे ऑर्डर्स भी कैंसिल हो गए हैं। बहुत सी IT फर्म्स हैं वो ऐसी थी जिन्होंने बाहर से सर्वर जो है ऑनलाइन यहाँ मंगवाए, फिर उस पर काम किया। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है इन दिनों में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चंद दिनों में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आम जो सारिफ है, जो इसी पर ही कमाता है, वो किस तरह इसको यूज करेगा, ये गाइडलाइन किसी ने नहीं दी। ना PTA इस पर बात कर रहा है, ना IT मिनिस्ट्री इस पर बात कर रही है। सिर्फ होप दिलाई जा रही है कि चंद दिन में ठीक हो जाएगा। और दूसरी जानिब ये कहा गया कि इसकी इंस्पेक्शन हो रही थी और जो डिजिटल दहशतगर्दी है उसकी रोकथाम के लिए अच्छी बात है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। जो मुल्क के खिलाफ काम हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए, मुल्क दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पॉजिटिव काम है उसकी गाइडलाइंस जरूर आनी चाहिए। और अब उम्मीद तो दिलाई है कि चंद दिन में ये ठीक हो जाएगा। अगर ये ठीक हो जाए तो बेहतर है, वरना नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है और नुकसान रोजाना की बुनियाद पर मिलियंस डॉलर का हो रहा है। होगा, होना भी चाहिए। जो लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्रैकडाउन की भी बातें हो रही हैं, जो इसको जैसे सरकार डिजिटल दहशतगर्दी कह रही है। कैसा, मैंने पहले ये बात की थी, डी पैकेट इंस्पेक्शन, ये डी पैकेट इंस्पेक्शन हो चुकी है और उसमें आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि कौन क्या करता रहा, कौन क्या कर रहा है। और उसमें जो लेयर्स हैं, उसमें से जो चीजें मिली हैं वो बड़ी खौफनाक मिली हैं, होशरुबा मिली हैं। और वो जो डांडे मिलते थे बाहर के मुल्कों से, बाहर के जो वक्त कम है, ये बताइए कुछ जो यूट्यूबर जिनको इस कैटेगरी में समझा जा रहा है या इस हवाले से, तो क्या कोई ये फासिल वावडा साहब ने भी कहा था जी कि 5-6 लोग हैं, यूट्यूबर हैं, एंकर हैं, ये है वो है, तो उस हवाले से भी कोई तादीबी कार्रवाई इन दी ऑफिंग है? जी बिल्कुल काजी साहब, मेरे ज़राए ये कहते हैं, मैंने जब फैसल वार्डा ने बात की तो मैंने भी अपनी जगह पे तहकीक की, तो ये पता चला कि ये क्रैकडाउन होने जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ एंकर्स भी हैं और वो जो हैं वो इसकी जद में आएंगे।
और कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इसका सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी इसकी जद में आएंगे और चंद दिन में ये जो क्रैकडाउन होगा और वो मुकम्मल सबूतों के साथ होगा और मुकम्मल तौर पर वो सामने लाया जाएगा, बाकायदा तौर पर मीडिया को। मियां साहब बिल्कुल इन पे क्रैकडाउन होना चाहिए, मगर फौजा ना मारो जोड़े जोड़े पॉजिटिव काम करते हैं, इसके जरिए डॉलर मुल्क में ला रहे हैं। प्लीज़ हायर सम, उस तारिक साहब को ले, वो क्या नाम था वो जो हमारे थे इसके दुनिया के चंद 10 बड़े लोगों में आते हैं IT के, वो उनसे कुछ सॉफ्टवेयर बनवा लें। उनको तो हमेशा भगा देते हैं क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि मैं जो है ये इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक कर दूंगा, उस पर तो हमारी जान जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, वतन अजीज़ के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर करे। इजाज़त दें। ये तो हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, मंडे को फिर मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।